स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लासेस फिर से स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए क्लासेस नहीं आ रही थी। अब डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अब फोर्थ जो लेक्चर बचा हुआ था हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का, उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, ग्राफ और इंटीग्रेशन बचा हुआ था ना बस हमारा, उसी को देखते हैं आज हम। तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम। लेक्चर नंबर 4। तो जो हमारा टॉपिक था वो था वेरिएशन ऑफ ग्राफ। वेरिएशन ऑफ ग्राफ, ओके। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है उसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए, जैसे ये है एक ग्राफ हमको गिवन है ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जो ओरिजिन है यहाँ पर है स्लोप इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इस ए पॉइंट पे देखें हम और दूसरा बी पॉइंट पे देखें, तो देखिए ए पॉइंट पे अगर हम यहाँ पर टेंजेंट लगाएंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा अल्फ़ा, और यहाँ पर बी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल बनेगा यहाँ पर बीटा। तो यहाँ देखिए आपको दिखेगा कि अल्फ़ा जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू बीटा। अल्फ़ा इज स्मॉलर देन बीटा, यानी कि पहले स्लोप 0 था, उसके बाद एंगल इंक्रीज हुआ तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वही स्लोप होता है। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो भी स्लोप इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो एंगल है वो अल्फ़ा हुआ है, 0 से अल्फ़ा, यानी स्लोप इंक्रीज हुआ। और अल्फ़ा से बड़ा एंगल क्या हो गया है, बीटा, यानी कि जो स्लोप बी है, बी पॉइंट पे जो स्लोप है वो ए पॉइंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्लोप कैसा हुआ, इंक्रीजिंग स्लोप है। और आपको पता है यहाँ पर कि जो बी पॉइंट है यहाँ पर एंगल कैसा बन रहा है, और 90 डिग्री से अगर छोटा है एंगल तो कैसा होगा स्लोप, पॉजिटिव। यहाँ पर भी जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर स्लोप तो है ही 0, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। तो देखिए, जैसे हमारे पास गिवन है आपको एक यहाँ पर ग्राफ है y और ये x, ठीक है। और ग्राफ गिवन है आपको ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर पॉइंट है एक, यहाँ पर लेते हैं पहले P Q और यहाँ पर R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो P पॉइंट है यहाँ पर स्लोप कैसा है ये देखना है हमको, Q पॉइंट पे स्लोप कैसा है और R पॉइंट पे स्लोप कैसा है। यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल क्या होगा, अल्फा। और यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे, ये आर पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये एंगल क्या बन गया, बीटा जैसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्लोप 0। तो देखिए यहाँ पर एंगल 90 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो आर पॉइंट है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि स्लोप नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, ठीक है। पी पॉइंट पे कैसा है, पॉजिटिव, क्यू पे 0 और आर पे नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि मैग्नीट्यूड कैसा है, तो देखिए पहले यहाँ पर कुछ स्लोप है, कुछ एंगल है, और धीरे धीरे करके जो एंगल है वो 0 हो गया, यानी कि जो स्लोप है वो भी 0 हो गया है।
पहले कुछ स्लोप था, मैग्नीट्यूड था स्लोप का, उसके बाद ज़ीरो हो गया, यानी कि पहले डिक्रीज हुआ है, उसके बाद ज़ीरो से कुछ स्लोप बन गया हमारे पास। अब हम इसको साइन में नहीं देखेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं, नेगेटिव साइन का कोई भी रोल नहीं होता है। तो पहले यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है स्लोप, उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए पहले आप ये सीख जाइए कि जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये सारे ग्राफ गिवन है, जैसे ये दे दिया आपको पहले, ये भी हो गया ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ गिवन है आपको, इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा इंक्रीजिंग स्लोप है, कौन सा डिक्रीजिंग स्लोप है। ध्यान रहे यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे एक स्माइली होती है, जैसे ये एक स्माइली है, ऐसे ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, और ये दूसरा सैड है। अगर ऐसा वाला ग्राफ मिल रहा है आपको स्माइली फेस वाला, तो इसमें तो स्लोप कर रहा है इंक्रीज, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा है कि ऐसे सैड वाला ग्राफ है, तो वो कैसा होगा, स्लोप डिक्रीजिंग, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बस आप। अब देखिए पहला वाला ग्राफ ये है, अब देखिए ये ऐसा है, तो यहाँ पर स्माइली आपको कौन सी दिख रही है, सैड वाली दिख रही होगी ना। अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर दे तो ये पूरा सैड हो जाएगा, ये आधा सैड है, ऐसे आधा दुखी है ये, तो ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप। अब देखिए दूसरा, इसमें क्या है, हाफ स्माइली, ये स्माइली है, इसका आधा वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें इस ग्राफ में, तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। और ये थर्ड देखिए, ये तो पूरा ही दिख रहा है आपको सैड हो रहा है, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप। और ये देखिए ये पूरी स्माइली गिवन आपको, हैप्पी है ये, तो ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग स्लोप। ये देखिए अब ये कैसा है, आधा सैड है, तो ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप। ये देखिए ऐसे पूरा खुश हो जाएगा, लेकिन ये आधा गिवन है आपको खुश वाले में, तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। तो इससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं मैग्नीट्यूड, कि हम मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड, और जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो देखो ये तो हमने देख लिया कि स्लोप इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। आपको पता ही है कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही होता है सिर्फ, उसमें नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन को हम उसमें इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए जैसे हमको गिवन है ये 4 टाइप के ग्राफ, और ये 4th, एक ये ग्राफ है, एक ये है, एक ये है, और एक ये ग्राफ है। तो इसमें देखिए आप पहले यहाँ पर कुछ
हम पहले स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखा जाए तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर तो नेगेटिव स्लोप है और नेगेटिव तो 0 से छोटा होगा, ऐसे हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव को कंसिडर ही नहीं करना है जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्लोप है और यहाँ पर स्लोप क्या है, 0, ठीक है। तो स्लोप पहले कुछ था, उसके बाद और कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 0 हो गया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप कैसा है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग। क्योंकि जैसे पहले था यहाँ पर 5 स्लोप है जैसे गिवन है, उसके बाद ये डिक्रीज हो गया, आ गया है 0, तो ये क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज ही हुआ है इसका। और यहाँ देखिए ये y हो गया, ये x। यहाँ देखिए पहले क्या है, स्लोप 0, उसके बाद यहाँ पर कुछ स्लोप है, यहाँ पर और ज़्यादा स्लोप इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पहले है 0, उसके बाद कुछ ना कुछ यहाँ पर स्लोप हमको मिल रहा है, तो क्या हुआ है, 0 से समथिंग, 0 से कुछ हमको मिल रहा है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। यहाँ पर ये मत देखना कि कौन सी स्माइली है, हैप्पी वाली है या फिर सैड वाली, यहाँ पर आपको गलत आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसके भरोसे नहीं रहना है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात की जाए तो नो स्माइली। अगर हम सिर्फ स्लोप की बात कर रहे हैं कि स्लोप इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तब आप ये वाली ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो स्लोप है, इसमें गिवन आपको पहले स्लोप 0, उसके बाद धीरे धीरे करके जो स्लोप है वो कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। 0 से समथिंग, यानी कि कैसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहाँ पर कैसा है, इंक्रीजिंग है। और यहाँ देखिए पहले कुछ ना कुछ स्लोप है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्लोप है और अल्टीमेटली यहाँ पर जाके स्लोप हो जाता है 0। तो यहाँ पर क्या हुआ है, समथिंग टू 0, अल्टीमेटली कहाँ गया, 0 गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्लोप कैसा है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ध्यान रखना है बार बार कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात चल रही है इधर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा हो गया है, डिक्रीजिंग। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये अच्छे से समझ लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करते हैं जब हम, तो उसमें हम नेगेटिव स्लोप है या फिर पॉजिटिव है इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको पहले वाले ग्राफ में गिवन है, ये एक ग्राफ है और यहाँ पर कुछ स्लोप है, उसके बाद जो स्लोप है यहाँ पर, उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब पहले हाई स्लोप था, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद 0 हो गया है, ठीक है। समथिंग टू 0 मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड स्लोप का 0। उसके बाद है यहाँ पर देखिए पहले है 0 स्लोप, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिल रहा है, यानी कि 0 से कोई वैल्यू मिल रही है हमको, तो स्लोप कैसा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप हो गया है इंक्रीजिंग। उसके बाद ये थर्ड वाला गिवन है आपको, पहले है स्लोप का मैग्नीट्यूड 0, उसके बाद ये इंक्रीज करके हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है। अब हम इसको ये नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सिर्फ वैल्यू देखते हैं, -5 है और 0। तो इसमें हम माइनस नहीं देखेंगे, सिर्फ 5 को कंसिडर करेंगे कि भाई 5 बड़ा है 0 छोटा है, ठीक है, ऐसे देखना है।
तो यहाँ पर पहले है 0 स्लोप, उसके बाद कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिलेगी, तो 0 टू समथिंग वैल्यू, तो वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। उसके बाद देखिए ये वाला ग्राफ, इसमें पहले कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है हमको स्लोप की, उसके बाद अल्टीमेटली ये हो रहा है 0, यानी कि स्लोप कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जब भी मैंने स्लोप की बात की वो सारी मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इनको नोट कीजिए आप। तो देखिए हमारे पास ये 4 ग्राफ गिवन है, ठीक है, और इसमें हमको यहाँ पर दे रखा है पॉइंट ए और ऊपर दे रखा है पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और ये बी, और ये ए है और यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है। इसमें हमको पहले बताना है कि स्लोप एट ए पे स्लोप कैसा है और बी पे स्लोप कैसा है, और स्लोप कैसा है कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, और जो फोर्थ है उसमें हम देखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये है फोर्थ। चार कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर पहले वाले का लिखना है, यहाँ पर दूसरे वाले का, और यहाँ पर तीसरे वाले का, और इधर फोर्थ। पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि स्लोप कैसा है, यहाँ पर ए पे, सब में ए पे कैसा स्लोप है, 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है, ठीक है। बी पे भी देखो पहले, उसके बाद ये देखना है कि स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। उसके बाद आप देखना कि जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर देखना। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए। अब इसको ट्राई कीजिए। तो आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर देखिए, पहला जो गिवन आपको यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है यहाँ पर, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू 0, 0 डिग्री एंगल है ना यहाँ पर, इसलिए स्लोप कैसा हो गया इधर 0। और फर्स्ट वाले में बी वाला स्लोप देखिए, यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो
90 डिग्री से छोटा है, यानी कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ v पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए स्लोप कैसे देखेंगे हम, स्माइली से देखेंगे। अगर हैप्पी है तो फिर इंक्रीजिंग है, और सैड है तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर कैसी स्माइली मिल रही है आपको, हैप्पी वाली मिल रही है ना, ऐसी हैप्पी वाली। तो यहाँ पर स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो कैसा है, देखिए पहले है 0, उसके बाद हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, यानी कि 0 से कोई वैल्यू मिल रही है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अब सेकंड ग्राफ पे देखिए, जो पहले वाला ए पॉइंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप गिवन है, और ये कैसा है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो होगा पॉजिटिव। स्लोप एट ए सेकंड वाले पे कैसा है, पॉजिटिव। उसके बाद जो बी पॉइंट है, यहाँ पर स्लोप 0 हो चुका है, तो स्लोप एट बी क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसी स्माइली बन रही है, सैड वाली बन रही है। सैड वाली यानी कि स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर लिख दीजिए आराम से कि डिक्रीजिंग स्लोप है। उसके बाद देखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो पहले कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद स्लोप कैसा हो गया है, 0। कोई वैल्यू है पहले, उसके बाद 0 हुआ है, यानी कि डिक्रीजिंग है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, थर्ड में पहले जो ए पॉइंट है, यहाँ पर आप टेंजेंट बनाइए। उसके बाद देखिए जो ये एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से अगर एंगल बड़ा है तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। तो ए वाले पॉइंट पे स्लोप है, थर्ड वाले में नेगेटिव। और जो बी पॉइंट है यहाँ पर स्लोप हो जाता है 0। तो यहाँ पर बी पे क्या होगा, 0। अब देखिए स्लोप कैसा है कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, वही स्माइली से देखेंगे हम। स्माइली कैसी है, हैप्पी वाली। हैप्पी वाली यानी कि स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। अब देखिए मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड देखने के लिए यहाँ पर आपको पहले कोई स्लोप की वैल्यू गिवन होगी, और अल्टीमेटली 0 हो रही है, सम वैल्यू टू 0, यानी कि स्लोप कैसा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसा है यहाँ पर, डिक्रीजिंग। उसके बाद देखिए फोर्थ वाला ग्राफ, इसमें गिवन आपको ए पॉइंट पे स्लोप 0, फोर्थ वाले में ए पॉइंट पे 0 है। और जो बी पॉइंट है यहाँ पर देखिए टेंजेंट बनाइए, और ये कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, यानी कि स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो बी वाले पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए स्लोप इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, वही स्माइली से हम चेक करेंगे। यहाँ पर सैड वाली स्माइली बनेगी, तो जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब देखिए मैग्नीट्यूड की बात, पहले है 0, उसके बाद हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, तो फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो आपका भी सेम मैच हुआ होगा, तो इनको नोट कीजिए आप पहले। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे रिलेशन गिवन है, तो हमारे पास ग्राफ हमको मिलता है इस टाइप का, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ रिलेशन हमने देखे थे, जैसे काइनेटिक एनर्जी का देखा था ½ mv², ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू 2π√L/g। और आपने देखा था t² इज इक्वल टू kr³। तो ऐसे कुछ रिलेशन देखे थे, तो इन्हीं के ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं ग्राफ के रिलेटेड।
तो देखिए जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ तो बनेगा ऐसे y और x के बीच में। और अगर आपसे बोल दे कोई कि y और x स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए y और x स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ये पूरा x स्क्वायर लिया गया है, ठीक है, x स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या है यहाँ पर 1। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कई बार आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटी गिवन है, जैसे कि यहाँ पर y दे दिया और यहाँ पर x स्क्वायर गिवन है। अगर यहाँ पर सिर्फ खाली x गिवन होता तो ग्राफ ऐसे बनता कर्व में, और पूरा x स्क्वायर गिवन है पूरा, तो इसमें आपको ये देखना कि x स्क्वायर की क्या वैल्यू गिवन है, मतलब पावर क्या गिवन है आपको। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी पावर है यहाँ पर 1, तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये कैसा बन जाता, ऐसे टेढ़ा हो जाता, ठीक है, कर्व हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 ही गिवन है तो हम इसको सीधा ही करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो मास है, मास तो कैसा है, कांस्टेंट है, और जो ये हाफ गिवन है ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास ग्राफ किसके बीच में होगा, काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर इसके बीच में होगा, ठीक है। इसमें आपको कह दे कोई कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो ये मिलेगा हमको ऐसे कर्व में। और आपको बता दें कि काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए इस वी स्क्वायर पूरे की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो यहाँ पर वी स्क्वायर है इसके लिए तो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको गिवन है y इज इक्वल टू ऐसे प्रोपोर्शनल टू, ये गिवन आपको, ठीक है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इसके लिए आपको ग्राफ गिवन है कि भाई इनके बीच में ग्राफ बनाओ, y और 1/x के बीच में ग्राफ बनाओ। तो वैसे तो आपको पता है कि y और जो x है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/x ये तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये दोनों, इस पूरे टर्म को लेंगे, इसको आप a मान लो, ठीक है, जैसे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे होगा। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का देखा है, तो अब हम देखते हैं वो टाइम पीरियड वाला, और k स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, इस वाले इक्वेशन के लिए देखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है t और √L इनके बीच में। अगर आपको कोई बोले कि t और L के बीच में बनाना है ग्राफ, तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। और अगर आपको कोई कह दे कि टाइम पीरियड और यहाँ पर गिवन आपको √L इनके बीच में ग्राफ बनाना है, तो √L की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो ग्राफ आएगा ऐसे लीनियर। दूसरा इक्वेशन क्या था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, यानी कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, टी और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। और जो टी स्क्वायर और आर क्यूब है इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे लीनियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो पहले इसको नोट कीजिए आप।
तो अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ई की पावर x, और e की वैल्यू क्या होती है 2.71। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो इसके लिए देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू। तो यहाँ देखिए, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो कोई भी कांस्टेंट है उसकी अगर पावर 0 है तो वो क्या होगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। और दूसरा देखिए, x की पावर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। और अगर x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू रखी गई -1, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 2 की पावर -1, यानी ये क्या है 1/2। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा। जैसे ग्राफ है, ये x है यहाँ पर और ये y। तो देखिए पहले क्या है, x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर लिख लेते पहले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पर 9 भी ले लेते हैं, चलो। तो देखिए यहाँ पर है x की वैल्यू 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 1, तो पहला यहाँ पर स्पॉट आएगा। उसके बाद है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 होने पर जो y की वैल्यू है वो आती है 2, यहाँ पर आ जाएगा ये। उसके बाद जब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 4। और नेक्स्ट है x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी 8। और अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 0.5। 0.5 क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें कैसा ग्राफ मिला है, ऐसे इस टाइप का ग्राफ हमको ऑब्टेन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये कब है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x3, ठीक है। और जो e है उसकी वैल्यू क्या होती है 2.7, यानी कि y इज इक्वल टू e की पावर x। एक्सपोनेंशियल ग्राफ की जो पैटर्न होगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x और y इज इक्वल टू e की पावर -x, इनके लिए ग्राफ कैसा होगा। सिमिलरली ऐसे ही होगा, तो आप पहले इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, आप देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ई की पावर x और दूसरा है y इज इक्वल टू ई की पावर -x। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसके लिए ग्राफ बनेगा ऐसे, y इज इक्वल टू ई की पावर x, और जो y इज इक्वल टू ई की पावर -x है उसके लिए ग्राफ बनेगा ऐसे। ये किसके लिए, y इज इक्वल टू ई की पावर -x, ठीक है। इनको ध्यान रखना, आपने देखा भी होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में
इस टाइप का ग्राफ बनते हुए देखा होगा ना। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू e⁻x, इसके लिए ग्राफ बन रहा है ये। और देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो बिल्कुल सेम बता दिया आपने। देखो ये है अलग, ये है y इज इक्वल टू 1/x के लिए ये ग्राफ होता है, और y इज इक्वल टू e⁻x एक्सपोनेंशियल के लिए यहाँ से टच होता है। देखो यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ पर टच हो रही है। ये क्या है, यहाँ से टच होके ऐसे आता है, ठीक है। इसमें ऐसे डिफरेंस है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ। पहला साइन थीटा का ग्राफ देखिए। साइन थीटा के लिए हम लोग यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री होगा 0, साइन 30 डिग्री पे आएगा 1/2, साइन 60 पे आएगा √3/2, और साइन 90 पे आएगा 1। तो देखिए जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1, फिर 0, फिर +1, बस यहीं पर ही वेरी करती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर लेंगे हम साइन थीटा y एक्सिस पे और x पे लेंगे हम थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 है यानी कि 0 डिग्री पे साइन थीटा क्या हुआ है 0, तो पहला स्पॉट यहाँ पर आएगा। दूसरा देखिए हम 90 पे चलते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270, और यहाँ पर 360 लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में पहले कहाँ आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम +1 और यहाँ पर -1 मिनिमम होगी। तो 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा +1 तक। 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये गया है। उसके बाद ये 180 पे 0 हो जाएगी फिर से, देन -1 एट 270, देन 360 पे फिर से 0, और ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू करेगी। अब देखिए यहाँ पर जो 90 और 0 है इनके बीच में कौन कौन से एंगल आए हैं 30 और 60। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री को हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हाफ, और 60 जो है यहाँ पर 60 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर इसके पास में ही आएगी, ये होगी √3/2। तो साइन थीटा का ग्राफ बनता है ऐसे, इसको आप नोट कीजिए। इसको ध्यान रखना है आपको कि साइन थीटा का जो ग्राफ है वो 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो कॉस थीटा का आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो कॉस, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 क्या होगा 1, इसीलिए वो 1 से स्टार्ट होता है। तो अब देखिए कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पे वो होती है 1। तो देखिए यहाँ पर है ग्राफ कॉस थीटा का, और यहाँ पर हम लेंगे एंगल दैट इज थीटा। तो यहाँ लिखिए कॉस 0 डिग्री पे क्या होगी इसकी वैल्यू 1, कॉस 30 पे वैल्यू होगी √3/2, कॉस 60 पे डिग्री वैल्यू होगी इसकी 1/2, और कॉस 90 पे वैल्यू होती है 0। तो यहाँ देखिए जब थीटा की वैल्यू 0 है तब कॉस थीटा क्या है 1, तो ये +1 है, ये -1 है। जब 0 है थीटा की वैल्यू तब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम 90 डिग्री। 90 डिग्री पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0, ये 0 पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 180, 270 और यहाँ पर 360। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर 180 पे हो जाएगी -1,
270 पे 0, देन 360 पे अगेन 1 एंड द साइकिल कंटिन्यूज ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ। तो ये हो गया कॉस थीटा का ग्राफ। तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ से ये स्टार्ट क्यों हुआ है, और जो साइन थीटा का था वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हुआ है। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री पर 1, और जो साइन थीटा होता है 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 0। इसीलिए साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और कॉस थीटा का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। तो इनका आप ध्यान रखना, ये आपको अल्टरनेटिंग करंट में आपको काम आएगा ये। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। उतार और चढ़ाव, ठीक है, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये तो फिर भी ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये y, ये और यहाँ पर x। देखिए पहले यहाँ पर एक पॉइंट गिवन आपको A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। यहाँ पर है D पॉइंट, ये E है और यहाँ पर F है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैं आप रब कर देती हूँ, ये तो ऐसे कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो A पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ कैसा है, यानी कि स्लोप कैसा है, A B C D E और F। हमारे पास ये पॉइंट्स हैं 6। तो देखिए A पे हम कैसे चेक करेंगे कैसे स्लोप है। यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 से कम है, यानी कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। B पे स्लोप है सीधा, यानी कि स्लोप यहाँ पर है 0। C देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया, और जो ये एंगल मिला है हमको ये कैसा है, 90 से बड़ा है, तो यहाँ पर स्लोप होगा नेगेटिव। और D देखिए टेंजेंट ड्रॉ किया, 90 डिग्री से बड़ा एंगल मिला है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ग्राफ होगा। और E देखिए, E पे कैसा मिले हमको टेंजेंट, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये स्लोप 0। E पे 0 स्लोप है, और F पे देखिए ऐसे मिला है हमको, और ये 90 से छोटा एंगल है, तो यहाँ पर स्लोप होगा पॉजिटिव, ठीक है। आपको ये तो पता है कि स्लोप कैसे निकलेगा। अब देखिए जो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा पे ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, ऐसे सेड वाला, ठीक है। और जो ये मिनिमा है, मिनिमा पे आपको ग्राफ मिलेगा ऐसे पॉजिटिव वाला। तो जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ गिवन था ऐसे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम देखा था ना अभी ऐसे। तो यहाँ पर है मैक्सिमा, और यहाँ पर क्या है, मिनिमा, y और ये x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमा में क्या होगा, और ये मैक्सिमा। देखो मिनिमा हो या फिर मैक्सिमा, दोनों पे dy बाई dx तो हमेशा 0 आएगा। मैक्सिमा में भी dy बाई dx क्या होगा, 0। और जो डबल डिफ्रेंशिएशन होगा,
मिनिमा पे होता है पॉजिटिव और मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो अब आप इसको नोट कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन गिवन है आपको। तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन पहले वाले फर्स्ट डिफरेंशिएशन से हम यहाँ पर t की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू इक्वेशन गिवन आपको टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी टी, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, और ये किसके इक्वल है, 0। अब देखो कुछ करेंगे कि 3t स्क्वायर इस माइनस 12t को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगी। यहाँ से एक t से एक t कैंसिल और t की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहाँ तो हमको सिर्फ a की वैल्यू मिली है जो कि 4 है, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर हमको 2 वैल्यू चाहिए होती है, तो ये रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड देखिए यहाँ पर dy बाई डी टी किया, ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3t को, तो यहाँ क्या बचेगा t माइनस, और इनमें से अगर हम 3t निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 4 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 3t इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है, और दूसरी है t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगी एक वैल्यू t इज इक्वल टू 0 और दूसरी आपको वैल्यू मिलेगी t इज इक्वल टू प्लस 4, क्योंकि -4 दूसरी साइड जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ ले देती हूँ। एक है t की वैल्यू 0 और दूसरा है t इज इक्वल टू +4। तो आप इन सबको नोट कीजिए, फिर इनको बचा के रखेंगे, इसको रब करके आगे देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए हम इसको अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डिफरेंशिएट करने में हमको मिला था यहाँ पर डी वी बाई डी टी 3t स्क्वायर माइनस 12t, ये ऑब्टेन हुआ था ना। अब हम इसको करेंगे डबल डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 6t माइनस 12 ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू प्लस आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मिनिमा है। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है। तो देखिए पहले है 2 वैल्यू आई थी ना, t इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे और दूसरा t इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 रखने पर ये तो हो जाएगा 0, 6 0 माइनस 12, ये तो 0 हो गया। और इक्वेशन क्या आया, डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो आती है यहाँ पर -12। अब देखो यहाँ पर ये कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम,
ओके। और t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दीजिए t, यहाँ पर 4 आ जाएगा -12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू +12। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 4 पे क्या है, मिनिमा देखा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा देखा जा रहा था। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, v इज इक्वल टू इक्वेशन है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 रख दीजिए, t इज इक्वल टू 0, 0 का क्यूब 6, 0 स्क्वायर और ये +12, ये 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, +12 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरा है t इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हमें मिनिमा देखा गया था। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें t की वैल्यू रख देंगे 4, 6t स्क्वायर प्लस 12। यहाँ पर t की वैल्यू 4 रखिए, 4 क्यूब माइनस 6, 4 स्क्वायर प्लस 12, ये आ जाएगा 64। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि एक ग्राफ है ये, और आपको ऐसे गिवन है ये y ये x, और इसके जो नीचे का एरिया है इसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, y dx, दिस इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है, लाइक आपको गिवन रहेगा यहाँ पर x n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका रूल होगा, जो x है यहाँ पर n है, इसकी पावर में +1 कर देंगे, और जो n+1 है इसको नीचे लिखेंगे n+1 और प्लस में c, ये एक रूल है। और जो यहाँ पर n है वो -1 नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि -1 के लिए अलग रूल होता है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल पे। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो रूल क्या था, x की पावर यहाँ पर n है dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए x n+1 करेंगे, और नीचे भी n+1 और प्लस में c। ठीक है, इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 2 + 1, इसको ही लिखते हैं यहाँ पर प्लस c। तो देखिए क्या आएगा, x की पावर 3/3 प्लस c। नेक्स्ट है 1/x की पावर 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x - 2 dx। तो यहाँ देखिए सेम रूल लगेगा, x -2 है, इसमें +1 करेंगे, और ये -2 + 1 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे नीचे प्लस में c। तो ये आ जाएगा x -1/-1 प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं -1/x प्लस c। नेक्स्ट है ये, देखो यहाँ पर क्या है कि x की पावर 0 गिवन है, और आपको पता है कि x की पावर अगर 0 होगी तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1।
तो यहाँ पर 1 ही लिखा गया है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 0, तो इसमें 1 ऐड करेंगे और 0 + 1 नीचे लिखा जाएगा प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x/1 + c, या फिर इसको ऐसे लिख दो x + c। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं कि जब n-1 हो तब क्या होगा। तो देखिए जब n-1 हो तब क्या होगा, देखिए 1/x dx और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो ये आता है log x + c। अगर आपको दिया जाए e एक्सपोनेंशियल वाला, तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन करें या फिर इंटीग्रेशन करें, तो ये बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है log x का इंटीग्रेशन, तो ये हमें इसमें मिलेगा x log x - x। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि 5x dx, इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखिए यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा, ये साइन नहीं, 5 बाहर आ गया यहाँ पर। अब देखिए x की पावर क्या है, 1, तो इसमें +1 करेंगे, 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 और प्लस c कर देंगे। यहाँ देखिए 5, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 + c। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल ऐसे जैसे 10x² dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। जो 10 है ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसमें +1 करेंगे, x की पावर 2 + 1/2 + 1 + c। अब देखिए क्या आंसर आएगा, 10 × x की पावर 3/3 + c। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखते हैं। जब sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -cos x + c। अगर आपको दे रखा है cos x dx, तो इसमें आएगा प्लस sin x + c। sec स्क्वायर x का tan x + c। cosec स्क्वायर x का आएगा -cot x + c। आपको ये सब याद होने चाहिए। अब एक फॉर्मेट होता है ax + b का, तो इसमें देखिए पहले तो जैसे आपको एग्जांपल के लिए गिवन होगा कि sin ax + b dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए पहले सिंपली जो ये टर्म है ax + b, इसको पहले क्या मान लेंगे, x। ठीक है, रूल लिखते हैं। पहले जो ax + b है इसको हम x कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद जब इंटीग्रेट हो जाएगा, जो भी इंटीग्रेटेड टर्म होगा वो ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट है यानी कि a, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ax + b को हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब मैंने पहले रूल क्या बताया था कि इसको हम मान लेंगे x। तो यहाँ देखिए अगर sec स्क्वायर x होता तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते, tan x की जगह हम क्या लिखेंगे, ax + b, और डिवाइड में मैंने क्या बताया था आपको कि जो x का कोफिशिएंट है यानी कि a,
इससे डिवाइड कर देंगे और प्लस में सी तो रहेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। इसमें देखिए इसको अगर x मान के नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट प्लस में c। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है 1/ax प्लस बी। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, 1/x वाला हो गया ना, क्योंकि इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और इसको जब हम इंटीग्रेट करते थे 1/x के लिए ये आता था log x प्लस c। तो सेम यहाँ पर होगा, इसको हम 1/x मान रहे हैं तो इसके लिए इंटीग्रेट होके आ जाएगा log ax प्लस b और डिवाइड में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यानी कि a प्लस c। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल वाला, ये x की जगह ax प्लस b आ गया है। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल के लिए ई टर्म के लिए चाहे डिफ्रेंशिएशन करें या फिर इंटीग्रेशन करें वो सेम ही रहता है, तो इसके लिए बिल्कुल सेम ही रहेगा ई ए एक्स प्लस बी। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है तो यहाँ पर डिवाइड में ए भी आएगा। ओके, तो ये रूल थे, इनको आप ध्यान रखना। फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, पहले इनको ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए पहला है साइन 5x प्लस 2। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ए एक्स प्लस बी वाला है। तो देखिए पहले तो हम इसको x मान के नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो इससे आएगा हमारे पास माइनस कॉस 5x प्लस 2 अपॉन जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 5 उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइन 7x। तो देखिए यहाँ पर 7x प्लस 0 है यानी कि जो b है उसकी वैल्यू 0 होगी। ए एक्स प्लस बी ये फॉर्मेट होता है तो b की वैल्यू 0 है, ओनली ए एक्स दे रखा है। तो नॉर्मली इसको करेंगे, साइन है तो इसका आएगा माइनस कॉस और यहाँ पर 7x गिवन है और डिवाइड किससे करेंगे, x के कोफिशिएंट यानी कि 7 से प्लस c। नेक्स्ट है 1/4x प्लस 9। तो देखिए ये क्या है, इसको हम मान लेंगे x और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। तो ऐसे ही इसको करेंगे, log x की जगह क्या है 4x प्लस 9 और डिवाइड में क्या जाएगा x का कोफिशिएंट यानी कि 4 प्लस c। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल 3x। तो देखिए यहाँ पर प्लस 0 है, ए एक्स प्लस बी में जो b है वो 0 है, ओनली ए एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे ई 3x अपॉन x का कोफिशिएंट यानी कि 3 प्लस c। अगला है 1/2x। तो देखिए यहाँ पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x प्लस c। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ log x प्लस c, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। ये आपका एक होमवर्क है, इसको ट्राई करना। अब देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जिसमें लिमिट लगी हो। आपने काफी सारे क्वेश्चन देखे होंगे, लिमिट गोज टू 0 to 3 ऐसे करके काइनेमेटिक्स में।
तो इसमें देखो पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना कि कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है -1, और दूसरा है साइन पाई, इसकी जो वैल्यू होती है यानी कि साइन 180 की वैल्यू वो होती है 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा लिमिट वाले। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है x dx और लिमिट जा रही है 2 से 4 तक लेते हैं, 2 से 4 तक। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए जो x है यहाँ पर क्या पावर है 1, तो इसमें +1 करेंगे x की पावर 2 हो जाएगी, और डिवाइड में भी 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट है यहाँ पर 2 से 4 तक, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो रूल होता है हायर लिमिट माइनस मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले x में वैल्यू रखेंगे 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद x में रखेंगे 2 वैल्यू। तो देखिए कैसे करने हैं, x में रखेंगे पहले 4 यानी कि अपर लिमिट रख दी बाय 2 माइनस, और नीचे क्या है जो लोअर लिमिट है वो 2 है, यहाँ पर x में 2 रख देंगे अब अपॉन 2। अब देखिए ये 16 अपॉन 2 माइनस ये 4 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे लिमिट वाले होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है साइन थीटा डी थीटा और लिमिट है 0 से पाई तक। अब देखिए साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते तो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है 0 से पाई तक है। तो यहाँ पर जो माइनस का साइन है उसको बाहर लेंगे, यहाँ आएगा कॉस थीटा अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। रूल क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले थीटा पे पाई रखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे। ठीक है, माइनस का साइन रखा बाहर, यहाँ आएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। यहाँ देखिए माइनस का साइन बाहर है, कॉस पाई क्या होता है कॉस पाई -1 होता है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, माइनस का साइन बाहर है, यहाँ पर -1 -2 होता है, माइनस बाहर है और ये -2 है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा +2। तो आपको समझ में आ गया होगा लिमिट वाले, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना इसका। तो देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछा है इफ y इज इक्वल टू 40 + 2 देन फाइंड ये y dt और लिमिट है 0 से 3 तक, y dt लिमिट है 0 से 3 तक। अब देखिए y की जगह y की जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 40 + 2, इसको लिखिए 40 + 2 dt और लिमिट है 0 से 3 तक। इसको आप सेपरेट कर दीजिए, 4t dt लिमिट 0 से 3 तक प्लस, और ये क्या जाएगा 2 dt 0 से 3 तक। अब देखिए यहाँ पर 4 है, बाहर रख देंगे, 4 कांस्टेंट है यहाँ पर, और जो t है यहाँ पर 1 है, इसकी पावर +1 करेंगे और नीचे भी 1 + 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा t 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट क्या है 0 से 3 तक, प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, 2 को बाहर रखा, और यहाँ पर क्या है x की पावर, सॉरी यहाँ पर t है ना, t की पावर 0 है,
और t की पावर 0 में +1 करेंगे, नीचे भी 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली t। तो यहाँ पर रखेंगे 2 बाहर रखेंगे कांस्टेंट का, t आया यहाँ पर, और लिमिट है 0 से 3 तक। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ आएगा 4, ये t²/2, 3 है यहाँ पर, ये 0 प्लस 2t 0 से 3 तक। ओके, तो यहाँ देखिए 4 बाहर रहेगा, पहले 3 रखेंगे t की जगह, उसके बाद माइनस का साइन, फिर 0 रखेंगे t की जगह पे। तो यहाँ आएगा 3²/2 माइनस 0²/2, देन ये प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पर 2 बाहर रहेगा और t पे पहले रखेंगे 3, फिर माइनस, देन 0, 3 - 0। अब देखिए इसको यहाँ पर लिख रही हूँ सॉल्व आगे। ये आएगा 4 × 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/2, ये हो जाएगा 0, इसको लिखे या ना लिखे कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6, ये कट जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 18 + 6, और आंसर क्या है आपका 24। तो आपका भी सेम आंसर आया होगा। तो इसको नोट कीजिए आप। आपका यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस। थैंक यू।